गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग के सामने बहुत दिन के बाद फिर यूट्यूब पे आ रहा हूँ। बहुत से बच्चों का शिकायत था कि सर आप यूट्यूब पे नहीं आ रहे हैं। कुछ वीडियोस मैं यूट्यूब पे डाउनलोड किया था फंक्शंस ऑफ वर्ड्स का। कुछ काम में व्यस्तता के कारण मैं आप लोग के सामने नहीं आ पा रहा था। बट एनीवे मैं फिर से वंस अगेन ऑन यूट्यूब वीडियो अपलोडिंग स्टार्ट हो रहा है। आप लोग निश्चिंत रहें और एंजॉय करें। इस लॉकडाउन में सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी इज द परफेक्ट स्टडी माय डियर स्टूडेंट। यूट्यूब पे तो हम लोग वीडियो अपलोड करते ही हैं। जहां पर जरूरत होती है यूट्यूब पे आप अपने ऑथेंटिक कंटेंट्स को देखें और पढ़ें, बट अपने सेल्फ स्टडी पर भी विशेष ध्यान रखें। विद्वान लोगों का कहना है कि सेल्फ स्टडी इज द परफेक्ट स्टडी। सेल्फ स्टडी जो होता है काफी परफेक्ट स्टडी होता है। तो आप लोग जो है अपनी स्टडी को जारी रखें, सेल्फ स्टडी करते रहें, क्योंकि एग्जामिनेशंस जो है आप लोग का कुछ दिन एक्सटेंड होता है, बट एग्जामिनेशन तो होना ही होना है। बट आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु क्वालिफाइड प्रीलिम्स सीजीएल टायर 1। बहुत सारे बच्चों का फोन भी आया मेरे पास कि सर सीजीएल टायर 1 में मेरा रिजल्ट हो गया, सर सीजीएल टायर 2 के लिए अब मैं क्या करूं। तो सीजीएल टायर 2 के लिए भी मैंने कहा कि जो है आप जो उसके क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उस बेस पे आप तैयारी करें। और ये भी ध्यान रखें आप लोग कि जहां पर से आपका नंबर कटने का जो है डर होता है, उस सारे चैप्टर्स को आप काफी अच्छी तरह से स्टडी करें। तो ये ध्यान रखेंगे। मैं कुछ यूट्यूब पे सीजीएल टायर 2 के लिए जो है मेंस के लिए मैं कुछ आप लोग के लिए लेकर आऊंगा फिर, और उसमें मैं बताऊंगा सारी स्ट्रेटजी कि कैसे आप सीजीएल टायर 2 की तैयारी करें, जिसमें आपका जो है 80% प्लस स्कोरिंग हो, मार्किंग हो आपके सीजीएल में इंग्लिश में। ठीक है, तो वो मैं सीजीएल्स के लिए वीडियो स्पेशल लेकर आऊंगा। आज कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर रिलेटिव प्रोनाउन की कुछ क्वेश्चंस में फंस जाता हूं, तो रिलेटिव प्रोनाउन के क्वेश्चंस को कैसे मैं डील करूं। वेरी सिंपल। रिलेटिव प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन में जो भी पार्ट्स हैं, जो भी उसके काइंड्स हैं प्रोनाउंस के, ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन बहुत ही सिंपल है बच्चों, और आप आसानी से उसके क्वेश्चंस को बना सकते हैं। मैं हॉट टिप्स दे रहा हूं आज रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड कि आप कैसे बनाएं। चलिए आई कम टू द पॉइंट, रिलेटिव प्रोनाउन पे आ जाते हैं। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन को कैसे हम लोग बनाएंगे। रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, तो ध्यान रखना है रिलेटिव प्रोनाउन में क्या पढ़ना है और किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन को बताने के पहले मैं थोड़ी सी प्रोनाउन की चर्चा कर दूं कि प्रोनाउन चैप्टर में आपने पढ़े होंगे कि प्रोनाउन, थोड़ी चर्चा देख लें हम लोग। प्रो प्लस नाउन, ठीक है। प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ। प्रो मीन्स होता है इन प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन के स्थान पे आता है उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। अर्थात प्रोनाउन जो चैप्टर्स बनाए गए हैं वो नाउन के रिपीटिशंस को रोकने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि ग्रामर कहता है कि कभी भी जो है हम लोग जो है नाउन को रिपीट नहीं करते हैं किसी सेंटेंस में। अकॉर्डिंग टू ग्रामर वी शुड नॉट रिपीट द सेम नाउन। तो इसलिए ध्यान रखें हम लोग सेम नाउन को रिपीट नहीं करते हैं। तो प्रोनाउन इसलिए चैप्टर बनाए गए हैं, ठीक है ना। जैसे मैं कहता हूं कि राम इज ऑनेस्ट बट ही इज वेरी पुअर। राम इज ऑनेस्ट बट ही इज वेरी पुअर। राम आप देख रहे हैं कि एक नाउन है, और इस नाउन के रिपीटिशंस को रोकने के लिए प्रोनाउन वर्ड आया है ही, ठीक है। अर्थात दोबारा मैं इस सेंटेंस में राम को नहीं लिख सकता हूं, ये ग्रामर का वायलेशन है, तो उसी के लिए प्रोनाउन बना है। तो प्रोनाउन इनफैक्ट बना है टू स्टॉप द रिपीटिशन ऑफ ए नाउन, और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं अकॉर्डिंग टू उनके पार्ट जो है पर्सनल प्रोनाउन, इंडिफरेंट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन,
ठीक है, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सबके अपने अपने फंक्शंस है। उसमें एक पार्ट होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ने। तो हाउ टू सोल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे हम बनाएंगे, सिंपली देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत जनरली जो आता है आपका हु आता है, विच आता है, दैट, व्हाट, whom, etc, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब ये इसका काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ WH word, particularly who, with, that, what, whom as a relative pronoun, ठीक है। ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी आते हैं, who, with, what, whom, ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के भी पार्ट है और रिलेटिव प्रोनाउन के भी पार्ट है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस एराइज करते हैं, बट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन में इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसके अलग फंक्शंस है, हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज द रिलेटिव प्रोनाउन एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। डेफिनेशन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो डेफिनेशन है रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या है, तो ध्यान देंगे बच्चों। रिलेटिव प्रोनाउन के दो फंक्शंस हैं, दो फंक्शंस हैं रिलेटिव प्रोनाउन का। सबसे पहला रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है, कहता है, डेफिनेशन करता है कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग अपने से पहले प्रयुक्त एंटीसीडेंट की पुनरावृत्ति अर्थात रिपीटिशन को रोकने के लिए होता है तथा इससे संबंधित अर्थात एंटीसीडेंट से संबंधित आगे आने वाले शब्द समूह को जोड़ने के लिए होता है, अर्थात मॉडिफाइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एंटीसीडेंट रिलेटिव प्रोनाउन ज्वाइन, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन का काम है ज्वाइन मॉडिफाइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एंटीसीडेंट। एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग पहले समझ लेते हैं ना, जैसे द मैन हु हेल्प्स मी इज माई अंकल। द मैन हु हेल्प्स मी इज माई अंकल, वह व्यक्ति जो मेरी मदद करते हैं मेरे अंकल है। इसमें रिलेटिव प्रोनाउन जो है आपका हु आ रहा है, ध्यान देंगे, रिलेटिव प्रोनाउन हु है और कहता है एंटीसीडेंट। ये एंटीसीडेंट किसे कहते हैं, ध्यान देंगे बच्चों। रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले जो सब्जेक्ट आता है अर्थात जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसे हम लोग एंटीसीडेंट कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। अब नाउ डिफिनेशंस को हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के फंक्शंस को हम लोग इसके डिफिनेशन से समझेंगे, ठीक है ना, या एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग अपने से पहले प्रयुक्त एंटीसीडेंट की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, कैसे, द मैन हु हेल्प्स मी, यहां पर द मैन के लिए ही का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। और यदि करेंगे हम लोग एंटीसीडेंट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के बाद यदि किसी भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही, सी, इट, दे का यूज करेंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि डिफिनेशन कहता है रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग अपने से पहले प्रयुक्त एंटीसीडेंट की पुनरावृत्ति, अर्थात कहने का मतलब है कि जब वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हो तो एंटीसीडेंट के लिए कभी भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं लाना है। यहां पर एक फंक्शन ये हो गया इसका। दूसरा फंक्शन क्या कर रहा है, दूसरा फंक्शन कहता है कि तथा इससे संबंधित अर्थात एंटीसीडेंट से संबंधित आगे आने वाले शब्द समूह को जोड़ने के लिए करता है, ठीक है। यहां पर देखेंगे बच्चों, ये जो हेल्प से मी इज माई अंकल है, ये मॉडिफाइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एंटीसीडेंट है। ये जो इंफॉर्मेशन है वो एंटीसीडेंट से रिलेटेड है और उसको जो है इसके मॉडिफाइंग इंफॉर्मेशन को रिलेटिव प्रोनाउन हु जोड़ रहा है। अब कहेंगे कि सपोज दैट हु को यदि हटा दिया जाए तो क्या वाक्य गलत हो जाएगा, तो देखते हैं बच्चों, फिर से एक एग्जांपल में हम लोग देखें। अब कह रहा है कि द मैन हेल्प्स मी इज माई अंकल, द मैन हेल्प्स मी इज माई अंकल, है ना, वह व्यक्ति जो मेरी मदद करते हैं मेरे अंकल हैं। यहां पर ध्यान देंगे बच्चों, सब्जेक्ट वन आ रहा है, हेल्प्स वर्ब वन,
और इज जो है वर्ब टू। अर्थात कभी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के लिए दो वर्ब का यूज हम नहीं करेंगे। यहां पर भी आपको रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये कॉमन एरर्स आता है। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग पढ़ रहे हैं, बट इसके क्वेश्चन जो है काफी एडवांस वे में आते हैं, तो ध्यान रखेंगे, है ना। द मैन सब्जेक्ट 1 है और यहाँ पर हेल्प से और इज वर्ब 2 है और सब्जेक्ट की संख्या एक ही है। कभी भी एक सब्जेक्ट के दो वर्ब का यूज हम लोग नहीं करते हैं। अर्थात क्लियर, जब भी एक सब्जेक्ट के दो वर्ब आया हुआ हो तो क्लियर हो, यहाँ पर हर हालत में आपको रिलेटिव प्रोनाउन देना पड़ेगा। अर्थात हु हेल्प्स मी इज माई अंकल, ठीक है। तो एक कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोग का, है ना, कि रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन क्या है, क्यों आता है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब हम लोग विस्तार से समझते हैं थोड़ी रिलेटिव प्रोनाउंस के आइडियाज, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। चलिए बस उतार लें से। ध्यान देंगे, इनफैक्ट रिलेटिव प्रोनाउन का जो यूज होता है वो दो फॉर्म में यूज किया गया है ना। सब्जेक्ट फॉर्म, ठीक है, एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट फॉर्म। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम लोग दो फॉर्म में करते हैं, सब्जेक्ट फॉर्म में और ऑब्जेक्ट फॉर्म में करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट फॉर्म। हाउ टू आइडेंटिफाई रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट फॉर्म। तो ध्यान देंगे बच्चों, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद यदि किसी वर्ब का प्रयोग हो तो जनरली रिलेटिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट फॉर्म में समझा जाता है, ठीक है। जनरली ऑब्जेक्ट फॉर्म में कैसे समझेंगे, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आया हो तो जनरली रिलेटिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट फॉर्म में समझना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट फॉर्म में समझना चाहिए। अब ध्यान देंगे सब्जेक्ट फॉर्म में कौन कौन से आते हैं और ऑब्जेक्ट फॉर्म में कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है, तो ध्यान रखें। सब्जेक्ट फॉर्म में आपका हु, विच, दैट, भाट, सबों की हिंदी होती है रिलेटिव प्रोनाउन बेस में जो होता है, और ऑब्जेक्ट फॉर्म में जब इसका यूज करते हैं हुम है, विच है और दैट है, ठीक है। विच और दैट कॉमन है जो सब्जेक्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट फॉर्म दोनों में यूज किए जाते हैं, है ना। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, इन सबों का अर्थ होता है जिसे या जिन्हें, जिसे या जिन्हें। क्लियर हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन जो है आपका सब्जेक्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट फॉर्म दो फॉर्म में यूज होते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान रखेंगे, जब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कोई जो है वर्ब आ रहा है तो जनरली रिलेटिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट फॉर्म में माना जाता है, और जब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कोई सब्जेक्ट आ रहा है अर्थात नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो उसे हम लोग ऑब्जेक्ट फॉर्म में मानते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए फर्स्ट पॉइंट ये हो गया सब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्ट फॉर्म। टिप्स ध्यान रखेंगे, मैं कुछ टिप्स बता रहा हूं। ए नंबर, एंटीसीडेंट प्लस रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब डॉट 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 वर्ब। जब रिलेटिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट फॉर्म में हो तो ध्यान रखना बच्चों, इसके बाद आने वाले जो वर्ब होते हैं वो हमेशा इस एंटीसीडेंट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल होगा। अर्थात यदि आपका एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आ रहे हैं वो भी सिंगुलर होंगे, और यदि एंटीसीडेंट प्लूरल है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आ रहे हैं वो भी प्लूरल होंगे, है ना। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, द बॉय हु comes here is
वेरी गुड, इज वेरी गुड। द बॉय हु कम्स हेयर इज वेरी गुड। यहां पर देख रहे हैं बच्चों, एंटीसीडेंट हो गया आपका, ये एंटीसीडेंट है और ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया आपका। कम्स हेयर इज वेरी गुड, ये दोनों वर्ब सिंगुलर है, यहां भी वर्ब सिंगुलर है जो एंटीसीडेंट के अनुसार है, अर्थात यह सेंटेंस बिल्कुल अपने आप में सही है। ठीक है, चलिए आए अब हम लोग देखते हैं एक और स्ट्रक्चर है। चलिए बी, एंटीसीडेंट प्लस रिलेटिव प्रोनाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब डॉट 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 वर्ब। हाँ, तो ध्यान देंगे, मैंने कहा कि यदि रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट फॉर्म में रहेगा, है ना, तो इसके बाद जनरली सब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये सब्जेक्ट और वर्ब, जो फर्स्ट जो वर्ब रहेगा इस सब्जेक्ट के अनुसार यह सिंगुलर या प्लूरल होगा। यदि आपका यह सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यह वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। और जो सेकेंड वर्ब जो रहेगा वो एंटीसीडेंट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होना चाहिए। फिर से समझेंगे बच्चों, जब आपका रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट फॉर्म में, जब आपका रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट फॉर्म में रहेगा तो ध्यान रखेंगे ऐसी स्थिति में जो है क्या करना है कि जो फर्स्ट जो सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा ये अपने अनुसार रहेगा और सेकेंड जो वर्ब रहेगा इस एंटीसीडेंट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगा। एक छोटी सी एग्जांपल्स देख लेंगे। जैसे मैं कह रहा हूं कि द बुक दैट यू स्टडी, द बुक दैट यू स्टडी इज वेरी गुड एंड रिच इन इंफॉर्मेशन। द बुक दैट यू स्टडी इज वेरी गुड एंड रिच इन इंफॉर्मेशन। ध्यान देंगे बच्चों, यहां पर आप देख रहे हो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का हमने यूज किया है और यहां पर दैट जो है ऑब्जेक्ट फॉर्म में आया हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए दैट के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब नहीं आ रहा है ना। दैट के बाद ये प्रोनाउन सब्जेक्ट है, तो ये जो स्टडी है ये यू के अनुसार प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन ये जो इज जो रहेगा यह बुक के अनुसार रहेगा क्योंकि ये जो है इसका सब्जेक्ट आपका द बुक आ रहा है। ठीक है, तो दो स्ट्रक्चर्स मैंने बताया, एंटीसीडेंट का सब्जेक्ट फॉर्म होना, रिलेटिव प्रोनाउन का सब्जेक्ट फॉर्म होना, रिलेटिव प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म होना। ठीक है, अब नाउ हम लोग आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस पर। Uses of relative pronoun. Uses of relative pronoun. First, use of who. ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, हु का यूज हम लोग कहां करेंगे? तो जनरली हु का यूज जो होता है किसी पर्सन के लिए हम लोग करते हैं, किसी थिंग और एनिमल के लिए इसका यूज नहीं करेंगे। अर्थात सिंपली हम कह सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन हु का एंटीसीडेंट ऑलवेज, जो एंटीसीडेंट रहेगा वो पर्सन होना चाहिए, है ना। ठीक है, एंटीसीडेंट पर्सन होना चाहिए। यदि थिंग और एनिमल करेंगे तो वाक्य क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। जबकि विच का जो यूज है वो उसका एंटीसीडेंट जो होगा कोई थिंग और एनिमल होना चाहिए, कोई थिंग और एनिमल होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन हु एंड विच, हु और विच के में क्या अंतर, रिलेटिव प्रोनाउन हु और विच में क्या करेंगे। हु का यूज कब करेंगे, जब एंटीसीडेंट पर्सन हो तो रिलेटिव प्रोनाउन हु होना चाहिए। जब एंटीसीडेंट रिलेटिव जब आपका एंटीसीडेंट थिंग और एनिमल हो तो रिलेटिव प्रोनाउन विच होना चाहिए। ठीक है, जैसे सिंपली देखते हैं, द डॉग who is barking is mad. The dog who is barking is mad. The dog who is barking is mad. यहां पर एंटीसीडेंट हम देख रहे हैं कि एनिमल आया हुआ है। ठीक है, एनिमल एंटीसीडेंट आया हुआ है तो रिलेटिव प्रोनाउन हु नहीं आना चाहिए। यहां पर हु के स्थान पे हम लोग विच का यूज करेंगे। द डॉग हु इज बार्किंग नहीं, द डॉग विच इज बार्किंग इज मैड। फिर देखेंगे बच्चों, dear student which stands first in the class is my brother. The student which stands first in the class is my brother. ध्यान देंगे, यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन विच आया हुआ है और यहां पर एंटीसीडेंट जो है आपका पर्सन है। तो हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन को हटाना है, एंटीसीडेंट को हटाया नहीं जाता है। अर्थात पर्सन रहने पर यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन विच के स्थान पर हम लोग हु का यूज करेंगे। तो दो फंक्शन, एक एंटीसीडेंट का मैटर है, दूसरा यह भी ध्यान रखना है बच्चों कि जो एंटीसीडेंट है उसके अनुसार आपका वर्ब है कि नहीं। तो बिल्कुल द स्टूडेंट के अनुसार स्टैंड फर्स्ट मतलब होता है वर्ग में प्रथम आना, और इज जो है अर्थात देखिए एंटीसीडेंट के अनुसार दोनों सिमिलर है, अर्थात वर्ब भी सही है। और अब जो रिलेटिव एंटीसीडेंट आपका पर्सन है तो विच को हटाकर हमने हु कर दिया। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन हु एंड विच, कब रिलेटिव प्रोनाउन हु करना है और कब विच करना है हम लोग को। ठीक है, कम टू द पॉइंट नाउ। Who and whom, difference between who and whom, difference between who and whom। ठीक है, तो फिर से समझेंगे हम लोग। रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग हम तब करते हैं जब इसका एंटीसीडेंट कोई पर्सन हो, इसके बाद जनरली कोई वर्ब आता है, और whom का यूज हम तब करते हैं जब इसका भी एंटीसीडेंट कोई पर्सन हो। ठीक है, बट अंतर क्या है, दोनों का एंटीसीडेंट पर्सन है, बट व्हाट इज द डिफरेंस, हु और हुम में तो फिर अंतर क्या हो गया। तो हु सब्जेक्ट फॉर्म में अर्थात इसके बाद कोई वर्ब आएगा, और जबकि हुम के बाद कोई सब्जेक्ट आता अर्थात नाउन या प्रोनाउन आता है, डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी दिए जाते हैं, है ना। सब्जेक्ट है तो हुम को सिलेक्ट करना है, वर्ब है तो हु को सिलेक्ट करना है। क्यों, क्योंकि दोनों का एंटीसीडेंट पर्सन ही है, थिंग और एनिमल के लिए इसका यूज हम नहीं करेंगे। जैसे सिंपली द मैन यू हेल्प इज वेरी पुअर, the man comes to meet me is my friend, अब यहां पर देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन हु और हुम को किसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब देख रहे हैं यहां पर
कि यहाँ पर सब्जेक्ट आया हुआ है, यानी क्लियर है कि यहाँ पर जो है हम लोग हु को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, हुम को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर वर्ब आया हुआ है ना, ये सब्जेक्ट था तो हुम आया, और वर्ब है तो हु आएगा। ठीक है, और विच और दैट यहाँ पर नहीं ला सकते हैं क्योंकि हमारा एंटीसीडेंट जो है दोनों पर्सन है। क्लियर है बच्चों? तो हु और विच, फर्स्ट ऑफ ऑल में मैंने देखा हु और विच। हु का यूज पर्सन के लिए करेंगे, विच का यूज किसी थिंग और एनिमल के लिए करेंगे एंटीसीडेंट बेस पर। ठीक है, दूसरा हु एंड हुम, हु का यूज करेंगे हम लोग पर्सन के लिए और हुम का भी यूज करेंगे पर्सन के लिए। बट व्हाट इज द डिफरेंस, अंतर कहाँ है? तो अंतर जनरली है, जब ये सब्जेक्ट ले रहा है तो हुम को सिलेक्ट करना है, वर्ब ले रहा है तो जनरली हम हु को सिलेक्ट करेंगे। एक और देखेंगे एग्जांपल, the boy you beat daily is very poor, has come here। अब यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, VVI क्वेश्चन से, ये आप लोग की एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं, ध्यान रखेंगे, है ना। द बॉय डॉट 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 यू बीट डेली इज वेरी पुअर हैज कम हियर। बहुत से बच्चे देख रहे हैं कि अच्छा एंटीसीडेंट पर्सन है, यानी क्लियर है कि यहाँ पर हु या हुम को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान देंगे बहुत से बच्चे देख रहे हैं कि यहाँ सब्जेक्ट आया हुआ है और हुम को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन बच्चे यहाँ पर ये फंक्शन गलत हो जाएगा, हुम को सिलेक्ट नहीं करेंगे, है ना। आपका नियम कह रहा है कि ठीक है सब्जेक्ट आएगा हुम सिलेक्ट करेंगे, वर्ब आएगा तो हुम सिलेक्ट करेंगे, बट यहाँ पर आपका वो रूल फेल कर रहा है। अब इसके नियम को समझेंगे। ऐसे स्थिति में एक फॉर्मूला है, ध्यान रखेंगे आप लोग, एक फॉर्मूला है, ध्यान रखेंगे। The number of subject equal to the number of verb। तो हम लोग को यूज करना है whom। ठीक है, whom को यूज करेंगे हम लोग जब सब्जेक्ट और वर्ब की संख्या क्या है, समान हो। जितना सब्जेक्ट उतना वर्ब है, तो जब ये दोनों क्या हो, समान हो, तो whom को सिलेक्ट करेंगे। When the number of subject is less than the number of verb, तो हम लोग हु को सिलेक्ट करेंगे। जब वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब की संख्या समान रहेगा, जब वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब की संख्या समान रहेगा तो हुम को सिलेक्ट करना है। जब वाक्य में सब्जेक्ट की संख्या वर्ब की संख्या से कम हो तो हम लोग हु को सिलेक्ट करेंगे। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, फिर से ध्यान दे, यहां पर देखेंगे सब्जेक्ट 1 है बॉय, ये सब्जेक्ट 2 हो गया बीट, वर्ब 1 है, इज वर्ब 2 है, और हैज कम वर्ब 3 है। सब्जेक्ट मात्र 2 आ रहे हैं और वर्ब 3 आ रहे हैं, यानी ऐसे स्थिति में हम लोग वर्ब 3 को बैलेंस करने के लिए सब्जेक्ट फॉर्म हुम नहीं बल्कि हु का यूज करेंगे। हुम नहीं बल्कि हु का यूज करेंगे। फिर से समझो बच्चों, द मैन यू बीट डेली इज वेरी पुअर। अब यहां पर सिलेक्ट करेंगे हु और हुम। यहां पर देख रहे हैं तो यहां पर हुम को सिलेक्ट करें सबसे पहले और काउंट करें। द मैन सब्जेक्ट 1 है और यू सब्जेक्ट 2 है, बीट वर्ब 1 है और इज वर्ब 2 है। यहां पर देखिए द नंबर ऑफ सब्जेक्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ वर्ब। यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब की संख्या दोनों बिल्कुल इक्वल है, इसलिए यहां पर हुम का फंक्शन बिल्कुल सही है। ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है, ये बिल्कुल सही है। तो हु और हुम और विच, है ना। अब आ जाते हैं बच्चों, हम लोग दैट पर आ जाते हैं।
यूज ऑफ दैट, यूज ऑफ दैट है ना, दैट का यूज कहां करना। यूज ऑफ दैट में जो है फंक्शन याद रखना है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का जो एंटीसीडेंट होता है वो पर्सन, थिंग और एनिमल सभी के लिए होता है। जबकि हु विच जो है आपका, हु विच का फंक्शन जो है बॉन्डेड है, ठीक है, हुम का फंक्शन बॉन्डेड है। हु जब भी आएगा तो एंटीसीडेंट पर्सन के लिए आएगा, हुम जब भी आएगा तो एंटीसीडेंट पर्सन के लिए आएगा, विच जब भी आएगा तो थिंग और एनिमल के लिए आएगा। लेकिन दैट का यूज हम लोग थिंग और एनिमल दोनों के लिए कर सकते हैं, है ना, पर्सन के लिए भी कर सकते हैं। जैसे देखेंगे, the boy that I met was my teacher. The boy that I met was my teacher. यहां पर that रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट फॉर्म में काम कर रहा है। आप लोग को पहले ही मैं बताया हूं कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट और विच सब्जेक्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट फॉर्म कैसे पहचानेंगे। जब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कोई सब्जेक्ट आ रहा है तो वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन को हम लोग ऑब्जेक्ट फॉर्म में मानते हैं। तो दैट आई मेट वाज माय अंकल, यहां पर देख रहे हैं एंटीसीडेंट पर्सन आया हुआ है। फिर द बुक दैट आई स्टडी इज द रामायणा, द बुक दैट आई स्टडी इज द रामायणा, वह किताब जिसे मैं पढ़ता हूं वह रामायण है। यहां पर देख रहे हैं एंटीसीडेंट थिंग आया हुआ है, आप एनिमल भी यूज कर सकते हैं। तो क्लियर है कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज पर्सन, थिंग और एनिमल सभी के लिए आप कर सकते हैं, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। बट कुछ विशेष फंक्शन है इसके हॉट टिप्स कि पार्टिकुलरली जब भी यूज होगा तो दैट होगा कब, इंपॉर्टेंट रूल्स। VVI पॉइंट्स, यदि एंटीसीडेंट के पहले ऑर्डिनल नंबर लगा हो, बच्चों ऑर्डिनल नंबर किसे कहते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, डॉट 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 etc, तो आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट होगा। और यदि यहां पर आप हु या विच करेंगे तो वह गलत हो जाएगा। कब, जब एंटीसीडेंट के पहले आपका ऑर्डिनल नंबर लगा हो तो उस एंटीसीडेंट के बाद हमेशा दैट होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, जब एंटीसीडेंट के पहले ओनली या द सेम लगा हो तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन सिर्फ दैट होगा। और यदि यहां पर आप हु या विच करोगे तो वाक जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। एंटीसीडेंट के पहले यदि आपका ओनली या द सेम लग गया हो तो हमेशा जो है दैट करेंगे, यदि हु विच करेंगे तो गलत है। जैसे ध्यान देंगे, ही इज द ओनली मैन हु कैन हेल्प यू। अब यहां पर देख रहे हैं बच्चों कि यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन हु है और मैन लगा हुआ है, पर्सन है। बहुत बच्चे सोचेंगे कि एंटीसीडेंट और पर्सन है, हु का यूज कर सकते हैं, लेकिन गलत है क्योंकि इसके पहले दी ओनली आया हुआ है, इसलिए यहां पर अब हु नहीं आएगा, दैट आएगा। फिर से देखेंगे एग्जाम्पल, ही इज द सेम बॉय हु डिस्टर्ब्स मी, हु डिस्टर्ब्स मी, ही इज द सेम बॉय हु डिस्टर्ब्स मी। यहां पर देखेंगे एंटीसीडेंट पर्सन है लेकिन इसके पहले द सेम आया हुआ है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन हु नहीं आएगा बच्चों। हु के स्थान पर हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करेंगे। तो इस बेस में आज मैंने आप लोग को बताया है रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट,
का यूज कहां पर करेंगे, नॉर्मल बेस पे आपके एंड रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड जब भी प्रॉब्लम्स आएंगे तो एंटीसीडेंट और उसके वर्ब को देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लेकर आ रहा हूं फिर, ठीक है। प्रोनाउन के कुछ सॉल्यूशंस भी लेकर आ रहा हूं मैं, क्वेश्चंस इसके बाद, ठीक है। चलिए ओके, अच्छी तरह से पढ़ें, स्टडी करें, मेहनत करें और सेल्फ स्टडी पे विशेष ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।